Hello everyone. Today I have again came up with another topic of company law, and that topic is related to the types of companies. In the previous video we have covered up what is a company, what are the features and disadvantages and advantages of the same, and also we have covered up the concept of corporate veil and लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल. हमने इस कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपनीज कि किस किन बेसिस पे कंपनीज की क्लासिफिकेशन है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास हमारी जो कंपनीज हैं वो काफ़ी सारी तरह से क्लासिफाइड हैं, डिवाइडेड हैं. तो कौन कौन से बेसिस से हमारी कंपनीज डिवाइडेड हैं? इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर कि बाय जब हम अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर दैट. लायबिलिटी, वी ऑल नो लायबिलिटी इट मीन्स देनदारी. तो कितनी लिमिट तक हमारी देनदारी होगी वो चीज़ हमें इसमें बेसिस रख के करना है. इनके फर्दर आगे टाइप्स हैं और ये हम इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी थिंग. सो द नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कि शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. देन ऑनरशिप पे कि उसके जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स हैं वो किसके पास हैं या कौन ऑन करता है वैसी कंपनीज. देन वी आर हैविंग इज नेशनैलिटी. कंपनी की नेशनैलिटी के बेसिस पे कि कंपनी कहाँ की है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, उस बेसिस पे. एंड अदर्स, देयर आर मोर सेवरल बेसिस और भी काफ़ी तरह की कंपनीज होती हैं जो इन क्लासिफिकेशंस में नहीं आई, तो उनको हमने एक अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया अदर्स में. सो let's check out each type of company in upcoming slides. तो on the basis of incorporation जो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी, उसके बेसिस पे we do have three types of companies. The very first is chartered companies. तो चार्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं? इट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म कि सबसे पहले जो है ये तरह की कंपनीज, ऐसी तरह की कंपनीज वर एस्टैब्लिश्ड, फॉर्म्ड एट इंस्टेंस ऑफ सम सिलेक्टेड अथॉरिटीज कि किन्हीं सिलेक्टेड अथॉरिटीज की वजह से, उनके कहने की वजह से इन कंपनीज को बनाया जाता था, एग्जिस्टेंस में लाया जाता था. देन फॉर्म्ड बाय रॉयल कैरेक्टर. अब वो अथॉरिटीज कौन सी थी? वो पुराने टाइम के जैसे राजा महाराजा टाइप्स होते थे, रॉयल कैरेक्टर होता था जिनका, कुछ भी हो सकता है, वो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकते हैं, कोई एम्बेसडर भी हो सकता है, कुछ भी. तो लेकिन जिसका कुछ रॉयल कैरेक्टर हो, रॉयलिटी से बिलोंग करता हो. देन मेंबर्स नॉट लाइबल फॉर एनी डेट ऑफ द कंपनी. अब ये अगर हमें मीनिंग से ही पता चल रहा है कि चार्टर्ड कंपनीज हैं, कि किसी के कहने पे कंपनीज बनी हुई हैं, तो जिस इंसान ने कहा कोई किंग या क्वीन है, उसकी लायबिलिटी है डेट को पे करने की, ना कि उन मेंबर्स की या उन लोगों की जो उस कंपनी से एसोसिएटेड हैं. तो आजकल के टाइम में ऐसी कंपनीज एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में किंग एंड क्वीन वाला सिस्टम इज नॉट देयर. तो इसका एक मेजर एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी. वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस कंपनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी साल पहले, ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, उन्होंने यहाँ आकर जो है इंडिया पे रूल किया था. द सेकेंड वन दैट वी आर हैविंग इज स्टेट्यूटरी कंपनीज. तो स्टेट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं आर विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट के एक्ट से, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास आउट किया और उस एक्ट के बेसिस पे हमारी कोई कंपनी क्रिएट हुई, दैट आर स्टेट्यूटरी कंपनीज. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम IFS में वी हैव कवर्ड अप. हर एक कंपनी का अपना एक अलग एक्ट होता है और उस एक्ट के हिसाब से जो है पर कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, और हर एक एक्ट और हर एक कंपनी जो है दूसरे से डिफर करेगी, क्योंकि उनके एक्ट का पर्पस अलग है, उस कंपनी के एग्जिस्टेंस का पर्पस अलग है. देन इनकॉर्पोरेटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. तो ऑब्वियसली बात है, अगर पार्लियामेंट इनकॉर्पोरेट कर रही है, पार्लियामेंट इन कंपनीज को बना रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का वेलफेयर ज़्यादा मैटर करेगा एज कंपेयर टू एनी अदर प्रॉफिट्स और समथिंग. तो मेजर एग्जाम्पल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI वी नो। तो ये सब जो है पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर ही इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसी एक्ट की वजह से इस्टेब्लिश किए गए हैं। LIC है हमारे पास, वी डू हैव इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगर हम IFS यूनिट की बात करें तो वहाँ पे जो हमने छोटे छोटे बैंक्स पढ़े, सिडबी पढ़ा है, नाबार्ड पढ़ा है, तो हर एक बैंक जो है एक एक्ट के बेस पे ही इस्टेब्लिश किया गया है। तो उन बैंक्स को वी कैन ऑल्सो कंसिडर देम एज कंपनीज। एंड नाउ द थर्ड वन इज रजिस्टर्ड कंपनीज। तो रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं? विच आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट इससे भी पुराना था, बट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट कंपनी एक्ट में की गई है दैट वाज ऑफ 2013। तो इसीलिए हम एक्ट जो है 2013 चलाते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनीज जो हमारी जितनी भी नॉर्मल कंपनीज है वी कैन कंसिडर देम एज रजिस्टर्ड कंपनीज, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो प्राइवेट भी हो सकती हैं और पब्लिक भी हो सकती हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज दोनों हो सकती हैं। तो जो हमारी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज हैं यू कैन कैटेगराइज देम एज रजिस्टर्ड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि आपको वो रजिस्टर करानी पड़ती हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Now, on the basis of liability, the companies are divided into two parts. The very first is limited liability company. Limited liability मतलब जिसकी liability limited होगी, and the second one is unlimited liability. तो does it mean? तो limited liability company, the type of business company where the owners don't have to pay for company's liability and debt, कि कंपनी की डेट और कंपनी की लाइबिलिटी को एक ऐसे मतलब एक बिजनेस की या एक कंपनी की लाइबिलिटी या कंपनी का डेट जो है वो ऑनर्स को नहीं पे करना, ऑनर्स आर नॉट लाइबल टू पे दैट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड एंटिटीज। हाइब्रिड कैसे है? हाइब्रिड हमें नाम से पता चल रहा है कि इट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। तो LLC जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, कॉर्पोरेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप की। वो कुछ बेनिफिट्स जो है कॉर्पोरेशन वाले कंपनी वाले प्रोवाइड करती हैं और कुछ बेनिफिट्स जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रोवाइड करती हैं। And it provides the advantage of limited responsibility like corporations and single taxes like partnership and sole proprietorship. तो किस तरह से हाइब्रिड एंटिटीज हैं वो रीजन दे रखा है यहाँ पे कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कॉर्पोरेशन में कंपनीज में लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो LLC में वो भी होती है। प्लस जो सिंगल टैक्सेशन का सिस्टम है पार्टनरशिप में या जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, तो सिमिलर इज द केस विद LLC। सो बेसिकली LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटीज। तो शेयर से लिमिटेड यानी नंबर ऑफ शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के हैं उतने लेवल तक लिमिटेड है कि जितने की उन्होंने कैपिटल रेज की हुई है। और लिमिटेड बाय गारंटी, सपोज एक जो भी कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उनको अपने दो डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी होते हैं बनाने। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देन नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इन डॉक्यूमेंट्स में ना मेंशन किया जाता है हर एक चीज, कंपनी क्या करेगी, कंपनी की काम की वर्किंग की बाउंड्रीज क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, हर चीज उसमें होती है। तो अगर कंपनी उसमें स्टेट कर देती है कि जो उनकी लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कंपनी एश्योर करती है कि अगर हमारा नेटवर्थ कुछ भी है, हमारे एसेट्स की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन अगर से 20 लाख तक की लाइबिलिटी जो है हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है, तो दैट इज द केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी। कि अगर उन्हें लॉस हो जाता है और दे आर नॉट एबल टू पे द मनी, लेकिन उन्हें फिर भी 20 लाख पे करना पड़ेगा। और अगर इन केस उनके पास पैसा ज़्यादा है, 40 लाख के अराउंड उनके पास है, तो भी उन्हें 20 लाख ही पे करना पड़ेगा एज अ लाइबिलिटी ऑफ देम। So that's all about limited liability company. And now unlimited liability company, यहाँ पे क्या होगा? unlimited मतलब full legal responsibility that a business owner or partner assumes for all business debts, कि हर business debt के लिए
जो भी ऑनर्स हैं या जो भी पार्टनर्स हैं उस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको वो पैसा पे करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस के पास वो पैसा देने के लिए है चाहे नहीं है। तो पार्टनर्स को जो है वो पैसा देना पड़ेगा थ्रू देयर ऑन पॉकेट, वो अपनी पॉकेट में से पैसा प्रोवाइड करेंगे। दिस लायबिलिटी इज नॉट कैप्ड एंड ऑब्लिगेशंस कैन बी पेड थ्रू द सीजर एंड द सेल ऑफ ऑनर्स पर्सनल एसेट which is different than the popular limited liability business structure। उन्होंने बोला कि ये जो liability है it is not capped, मतलब इस पे कोई रोक नहीं लगी है, कोई लिमिट नहीं लगी है, एंड जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी देनदारी है वो उन्हें देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? जो ऑनर की प्रॉपर्टी है, ऑनर के पर्सनल एसेट हैं, उन एसेट्स को सीज करके या फिर उसके पर्सनल एसेट्स को सेल आउट कर बाहर बेचकर। मतलब लिमिट अनलिमिटेड में ये केस हो जाता है कि अगर ऑनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो खुद भी बिक जाएं लेकिन उनको पैसा पे करना पड़ेगा। और लिमिटेड लायबिलिटी जो एक सिक्योरिटी हो जाती है ऑनर्स के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्लाइड। On the basis of transferability of shares, the company is divided into two types, and the very first type is private company. We'll be having next session on private company in full detail. So let's briefly check out what is it. Private company is a firm held under private ownership। नाम से पता चल रहा है प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियस ही बात है प्राइवेट ऑनरशिप होगी। अब प्राइवेट ऑनरशिप कैसे होगी? प्राइवेट ऑनरशिप मतलब जब ऑनरशिप शेयर्स इशू करेगी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो वो जनरल पब्लिक में अलॉट नहीं किए जाएंगे, जनरल पब्लिक के लिए नहीं दिए जाएंगे कि जनरल पब्लिक जो है उन पैसों को अप्लाई करे या उन शेयर्स को अप्लाई करे। तो प्राइवेट कंपनीज में इशू स्टॉक एंड हैव शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बट देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस। जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं होते, लिस्टेड नहीं होते, एंड आर नॉट इशूड थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग वहां नहीं होती, सिर्फ नॉन लोग जो हैं, जानकार लोग जो हैं, अप टू लिमिट कि मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इतने मेंबर होने चाहिए, उन मेंबर्स की ड्यूरेशन में जो है लोगों को अलॉट कर दिया जाता है। और वो लोग बेसिकली प्रोमोटर्स के जानकार होते हैं, ऐसे जनरल पब्लिक नहीं होती है कि जिसका जब मन चाहा उन्होंने शेयर खरीद लिए। So that's all about private company. We are going to have a detailed explanation on that also in upcoming video. So stay connected till then. And the public companies are the entities that trade their stocks on public exchange market। जहाँ पे public stock exchange होता है, मतलब कोई भी जो है जनरल पब्लिक आपके शेयर्स को या उस कंपनी के शेयर्स को असेस कर सकती है, उन कंपनीज को पब्लिक कंपनीज बोला जाता है। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं परचेजिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर्स खरीद के इन्वेस्टर्स जो हैं उस कंपनी के ऑनर बन सकते हैं, बट ये चीज प्राइवेट के केस में नहीं होती। द कंपनी इज कंसिडर्ड पब्लिक सिंस एनी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर कैन परचेज द शेयर ऑफ कंपनी इन पब्लिक एक्सचेंज टू बिकम इक्विटी ऑनर। कि वो इक्विटी ऑनर बनना चाहता है, इक्विटी शेयर होल्ड करना चाहता है अगर कोई भी पर्सन, तो दैट पर्सन इज फ्री टू गो टू any stock market and can assess the public companies. Then on the very basis of like classification on the basis of ownership, so we do have further companies. So the very first is सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इज अ बिजनेस एंटिटी दैट इज फुली और पार्टली ओन्ड बाय अनदर एंटिटी। मतलब सब्सिडरी क्या होती है कि एक कंपनी है सपोज, और वो कंपनी जो है किसी और ने ऑन की हुई है, मतलब उस कंपनी का जो ऑनरशिप है वो किसी एक दूसरी कंपनी के पास। ए कंपनी की जो ऑनरशिप है सपोज वो बी कंपनी के पास है, तो ए जो है जिसकी ऑनरशिप गई होगी वो जो छोटी कंपनी मानी जाएगी, मतलब जिसके पास ऑनरशिप, जिसकी ऑनरशिप किसी और के पास है, वो छोटी वाली कंपनी वुड बी सब्सिडरी कंपनी, और दूसरी को हम
पेरेंट कंपनी बोलेंगे। तो ये कैसे बिजनेस, इफ लेट्स टेक आउट एन एग्जांपल, इफ एन एक्स कंपनी बाइज Y company, Y becomes the subsidiary company of X, and the company that buys another company becomes the holding company. Hence it holds significant ownership and control over the subsidiary company. कि जो बड़ी कंपनी होती है जिसने छोटी कंपनी को परचेज किया है, तो उसकी जो सारा कंट्रोल ऑनरशिप जो है वो बड़ी वाली कंपनी ही चलाती है। जैसे इस केस में बी वुड बी द होल्डिंग कंपनी जिसने दूसरी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, एंड ए वुड बी द सब्सिडरी कंपनी जो किसी और कंपनी के अंडर जो है काम कर रही है, जिसकी ऑनरशिप किसी और कंपनी के पास है, या जिसकी मैनेजमेंट कंट्रोल सब किसी और कंपनी के पास है। So now we are having is the government companies. So government company is a company or an organization in which at least 51% of the paid up share capital is held by central government or state government, or partly by both central और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी नाम से पता चल रहा है कि जिसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास होगी, वो हमारी गवर्नमेंट के पास होगी। वो गवर्नमेंट कंप्लीटली मतलब प्रॉपर 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर दोनों मिलकर भी 51% शेयर होल्ड अगर करते हैं तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। 51% क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी हो जाएगा। 50% तो इट वुड बी 50-50, बट 51% वुड बी द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं जब गवर्नमेंट कंपनी के पास होते हैं, एटलीस्ट, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट इतने होने चाहिए, तभी उस कंपनी को वी कैन हैव दैट कंपनी एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देयर आर लाइक मैनी गवर्नमेंट कंपनीज एंड फ्यू ऑफ देम आर लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एंड एक्सेट्रा. So now let's check out the holding companies. So holding company we have already covered up in the case of subsidiary company, but still a financial vehicle for owning and controlling other assets such as real estate, stock and companies. Using a holding company creates legal separation between the assets and owners and reduces the liability for the owners if one of the holdings encounter financial trouble. तो हमने मतलब तो यहाँ पे समझ ही लिया है कि होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब होता है। जो पेरेंट कंपनी होती है, दूसरी कंपनी को परचेज करने वाली जो कंपनी होगी, दैट वुड बी होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी की हेल्प से उस कंपनी को यूज करके जो है एसेट्स और ऑनर्स के बीच में और अपनी लायबिलिटी को वी कैन रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग कंपनीज. Now on the very basis of nationality we do have two types of companies. The very first is inland companies and the second one is foreign companies. ये तो बहुत easy है और नाम से ही पता चल रहा है. तो inland companies that is incorporated in India under Companies Act, जो Companies Act के अंडर इंडिया में ही बनेंगी, that are inland companies, जो हमारी इंडिया की या हमारे नेशन की बाउंड्रीज में होंगी, that is inland company for us, and companies that are in between the boundaries of the nation, same thing. And whereas foreign company, it would be completely opposite to the inland companies. So foreign company in India is an entity that has been incorporated outside India. जो इंडिया के बाहर जो है कंपनी स्टेब्लिश हुई है, बनी है, that is foreign company, but happens to perform business operations and activities in India. लेकिन वो यहाँ पे इंडिया में काम कर रही है, लेकिन जब इनकॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया हुई है, बाहर की बाउंड्रीज में हुई है, दैट इज फॉरेन कंपनी. It has been accurately defined under Companies Act 2013. A foreign company was previously defined under the old Companies Act, but the new Act of 2013 has included many other provisions and stipulations for a foreign entity and defined it lucidly and precisely. तो काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं 2013 में आए, बट फॉरेन कंपनीज की जो एक बेस है, दैट इज कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट इज आउट ऑफ द इंडिया, बट दे आर स्टिल वर्किंग इन इंडिया, और वर्किंग या उनकी जो मार्केट ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में चल रहे हो, वेदर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और व्हाट्सएवर, बट ऑपरेशंस जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस यहाँ इंडिया में चल रहे हो. तो फॉर
so that particular company would be foreign company for India only. अपनी के लिए तो वो that would be inland, इंडिया के लिए that would be foreign company. Now the last classification that we have done, that are others types, है ना, तो उसके अंदर we do have multiple things, so let's check out. So सबसे पहले multinational companies, तो ये तो obviously बात है कि नाम से clear होगा, it's quite easy for us to understand कि a multinational corporation is a company that has business operations in at least one country other than its home country. By some definitions, it also generates at least 25% of its revenue outside its home country. तो multinational दो वर्ड से मिलके बना, multi means multiple, बहुत सारे, a national या nation, national stands for nation, तो multiple nations में जो corporation काम कर रही होगी, business operation चला रही होगी, that is a multinational corporation, MNC. तो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है कि अपनी पेरेंट कंपनी, सपोज एक कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में और वहां उसके बाद जो उनकी ब्रांचेस जो हैं बाहर खुली हैं, तो इंडिया वुड बी लाइक पेरेंट कंट्री फॉर दैट कंपनी, कि यहाँ से जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है. तो एमएनसी क्या होती है कि अपनी होम कंट्री, अपनी पेरेंट कंट्री के अलावा अगर किसी भी कंट्री में उस कंपनी का बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, ट्रेड चल रही है, तो दैट कंपनी इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. और कुछ डेफिनेशन से ये भी पता चलता है कि मतलब एक कंपनी को हम मल्टीनेशनल तब बोलते हैं जब वो कम से कम 25% अपने टोटल रेवेन्यू का, टोटल सेल्स का 25% जो है वो अपनी होम कंट्री से बाहर से अगर अर्न कर पाती है, तो दैट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो जनरली अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड अदर फैसिलिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में होती हैं around the world, as well as centralized headquarters which coordinates global management. तो उनकी जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो काफी कंट्रीज में चल सकते हैं, हर कंट्री में उनका ऑफिस हो सकता है, लेकिन जो मेन ऑफिस है उनका हेडक्वार्टर जो है वो उनकी पेरेंट कंपनी में ही होता है, जिसकी वजह से जो बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं, बाकी सारी जो उन्होंने अपनी सब्सिडीज खोली हुई हैं, वो सब बाकी सारी जो उन्होंने अपनी सब्सिडीज खोली हुई हैं, उन सब्सिडीज को कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना इज द मेन मोटिव ऑफ दोज हेडक्वार्टर्स. देन वी हैव multinational companies can also known as international, stateless और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस. तो हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को इन नामों से भी जान सकते हैं. सम ऑफ में हैव बजट दैट एक्सीड दोज ऑफ स्मॉल कंट्रीज. उनका बजट जो है वो डिपेंड करता है उनकी क्या प्रोडक्शन लेवल है और क्या सिनेरियो है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ मूविंग ऑन टू डिफंक्ट कंपनीज. डिफंक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि अ बिजनेस दैट फाइल्स फॉर बैंकरप्सी एंड क्लोजेस इट्स डोर्स फॉर गुड. कि बैंक डिफंक्ट मतलब डिफंक्शन होना, कि प्रॉपरली कंपनी नहीं चल पा रही. प्रॉपरली कब नहीं चलेगी? जब उसमें बैंकरप्सी मतलब उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, मतलब इस लेवल पे लायबिलिटीज पहुंच गई कि क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज को कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही, उस कंपनी का लाइक दिवालिया निकल गया टाइप. So that is the case of defunct companies. And a defunct company is a company that is no longer active or operating. जो कंपनी अब आगे नहीं चलेगी. The local or state government typically applies the status of defunct company, कि जो ऐसी कंपनीज होती हैं उनकी स्टेटस या उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो गवर्नमेंट से ही लगती है, एंड इट इज लीगली बाइंडिंग टाइटल. और जो डिफंक्ट कंपनीज का जो डिफंक्ट नाम का टाइटल है वो लीगली बाइंडिंग टाइटल होता है. मतलब आप लीगली जो है डिफंक्ट कंपनीज अपनी एग्जिस्टेंस खो चुकी होती है, कि वो कंपनी नहीं रहती हैं, कोई भी पार्टी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती या वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फर्दर कैरी आउट नहीं कर सकती हैं. तो नाउ वी आर हैविंग इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज. तो नाम से ही पता चल रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज एनी ट्रस्ट और एंटिटी दैट पूल्स कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू री इन्वेस्ट इन वेरियस क्लास
वेरियस एसेट क्लासेस। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है और किसी प्रोडक्टिव पर्पस में पैसा डलवाती है, ताकि जो भी रिटर्न आए उस प्रोडक्टिव पर्पस से उसको एज एन इंटरेस्ट जो है या एज एन इनकम जो है इन्वेस्टर अर्न कर सके। द कंपनी सॉरी दे कैन पब्लिकली और प्राइवेटली ऑन। तो ये जो कंपनीज है वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जो पब्लिक लेवल पे भी काम कर रही है एंड ऑल्सो दोज आर वर्किंग ऑन private level as well. The company shares the profit or losses with its investors in proportion to the investors share. कि investor का जितना share होगा उस हिसाब से जो है, अगर in case companies को loss होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को लॉस होता है, तो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको एक प्रोपोर्शनेट वे में जो है वो लॉस या प्रॉफिट बियर करना पड़ता है। नाउ वी आर हैविंग फर्दर टू थिंग्स। वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, नाम से पता चल रहा है, इज एन ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का फॉर्म है वन पर्सन कंपनी। नाम से पता चल रहा है कि एक पर्सन की कंपनी। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन, जो रियल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या हमारा यहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। द पर्सन मस्ट हैव राइट टू वोट and having capacity to make contracts. Obviously that person should be a major, his or her age should be more than 18 years, तो वो contracts में enter हो सकता है। shall be eligible to incorporate a one person company, और ऐसा एक इंसान जो one person company मतलब एक बंदे की कंपनी भी establish कर सकता है। 2013 से पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कंपनीज एक्ट के अंडर, बट 2013 की अमेंडमेंट के बाद ओपीसी का कंसेप्ट आया कि एक अकेला पर्सन जो है कंपनी को ऑन कर सकता है, बना सकता है। This type of company can be converted into any kind of company on voluntarily basis after expiry of 2 years. कि 2 साल बीतने के बाद ये कंपनी को किसी भी कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है वॉलंटरीली बेसिस पे। अगर इंसान चाहता है तो वो कन्वर्ट करा सकता है, अगर वो चाहता है कि वो ओपीसी ही कैरी आउट करेगा तो वो ओपीसी ही कैरी आउट करेगा। देन वी आर हैविंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। तो नॉट फॉर प्रॉफिट नाम से पता चल रहा है जिन कंपनीज का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दैट आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। तो सेक्शन 8, कंपनी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 8 से हमें पता चलता है कि व्हाट इज एनपीओ। These types of companies can be established for the promotion of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment or any such other object. तो ये कंपनीज जो हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग द प्रॉफिट ऑफ सच कंपनीज कैन बी यूज टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे सपोज कोई कंपनी जो है, उस कंपनी की फॉर्मेशन ही सोशल कॉज के लिए की गई है कि जो चाइल्ड हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी। तो उस कंपनी से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा या जो भी वहां से इनकम जनरेट होगी, तो वो हर तरह से ट्राई करेंगे कि ऑर्फन्स को एजुकेशन मिले। वहां पे जो है पैसा लगाया जाएगा, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर कॉज के लिए पैसा लगाया जाएगा। तो उन कंपनीज, इस तरह की कंपनीज की भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सेम रहता है जैसे बाकी कंपनीज का रहता है। However, a special certificate shall be obtained for its formation. But इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्पेशल NPO या नॉट फॉर प्रॉफिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि ऐसी कंपनीज का, क्योंकि जब भी हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो हमें अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि हमारा एक मेन मोटिव क्या है उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट भी अपना ऑब्जेक्टिव स्टेट करेगा। तो NPOs का तो मतलब प्रॉफिट से नहीं होगा, तो उनका जो मेन आइडिया होगा, जो भी सोशल कॉज के लिए वो कंपनी को फॉर्म करेंगे, उन सोशल कॉज के लिए उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा। So that's it from my side. I hope you understood it well. So if you guys have any query, any doubt, you can ask us in the comment section. We'll definitely try to respond you.
as soon as possible, and I'll be coming up with more such videos. And till then, stay connected. Good luck.